Hello students, I am Randhir Kumar, Maths faculty of Dexter's Academy, Hazaribagh. In this video, we are going to discuss the previous year's questions of class 12th asked in Jharkhand Board 2020. इससे पहले भी हम लोग दो वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हम लोग झारखंड बोर्ड के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे जो क्लास 12th में पूछे जा चुके हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, और सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का था। आज हम लोग सेक्शन सी को देखेंगे। सेक्शन सी में जो है टोटल 7 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, तो इस हिसाब से टोटल 42 मार्क्स का ये सेक्शन है। और ये 42 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब जो सेक्शन है इसमें हम लोग 7 क्वेश्चन को देखेंगे और लगभग प्रतिवर्ष इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप आसानी से इसको देख करके समझ जाते हैं और घर में भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो 7 क्वेश्चन 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं बोर्ड में, वो भी आपके बहुत आसानी से बन जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो हमको क्या है ना कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक इक्वेशंस दिए गए हैं लीनियर इक्वेशंस, तो उसी को कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमको 3 इक्वेशंस दिया गया है लीनियर इक्वेशंस का, 1, 2 और ये 3, और ये तीनों को सॉल्व करना है। कहने का मतलब एक इक्वेशन है x - y + 2z = 0, दूसरा है 2i - 3z = 1 और तीसरा है 3x - 2i + 4z = 2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और हम लोगों को x, y और z का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पे x, y, z वेरिएबल है। वेरिएबल कहने का मतलब जिसका वैल्यू हमेशा वेरीज करते रहता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू निकलेगा। आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हुए क्लास 10th में भी, जैसे आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन दिया रहता था, a1x + b1y + c1 = 0, और एक और इक्वेशन रहता था a2x + b2y + c2 = 0। तो ये जब 2 इक्वेशंस आपको दिए हुए रहते थे तो आप इसको 3 मेथड से क्लास 10th में सॉल्व करने के सीखे हुए थे। पहला जो मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें क्या करते थे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि एक यहाँ पे x का वैल्यू लेते थे या y का वैल्यू निकालते थे, मतलब x के टर्म में बाकी को रिप्रेजेंट कर देते थे या y के टर्म में, और जो वैल्यू आता था उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते थे, तो वहाँ से फिर सॉल्व करके x और y निकाल लेते थे। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था। दूसरा मेथड आप पढ़े थे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे हम लोग कि जब 2 इक्वेशंस दिए हुए रहते थे तो या तो x के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर देते थे या y के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर देते थे, और फिर वो दोनों को या तो जोड़ देते थे या घटा देते थे। उसके बाद क्या होता था, x का टर्म या y का टर्म जो है वो एलिमिनेट हो जाता था, तो सिर्फ एक वेरिएबल बचता था और वहाँ से सॉल्व करके निकालते थे। और तीसरा मेथड में हम लोग का जो था वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या था कि हम लोग सीधे उसको टेबुलर फॉर्म में लिखते थे और वहाँ से टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद सीधे x का y का वैल्यू निकाल लेते थे आसानी से। लेकिन ये तो तब करते थे जब हमारे पास 2 वेरिएबल जाते थे और उसके लिए 2 इक्वेशंस दिए रहते थे। 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशंस है, उसको भी हम लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेकिन वो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा और हमको अभी उसमें जाना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने बोला है। तो मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़े थे, आप यहाँ पे एक नया मेथड पढ़ते हैं, वो रहता है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से आप किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप टू वेरिएबल्स में भी मैट्रिक्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी को कैसे निकालने सीखेंगे हम लोग मैट्रिक्स मेथड से, वो यहाँ पे सीखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जो पहले आपको इक्वेशंस दिए हुए हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो सारे को हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या क्या है, तो उसको लिख लेते हैं। पहला है x - y + 2z = 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा इक्वेशन है 2i - 3z = 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0x + 2i - 3z = 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और इक्वेशन नंबर 3 है 3x - 2i + 4z = 2, तो ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे हम लोगों को 3 इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन 1, 2, 3, और इस तीनों इक्वेशंस को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए ये जो x, y, z का है उसका कोएफिशिएंट्स को कोई एक मैट्रिक्स से दिखाते हैं। तो मान लीजिए मैट्रिक्स एक से हम लोग दिखाते हैं, लेट ये = ये जो एक मैट्रिक्स है जिसमें x, y, z के कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे 1, -1, 2,
0 2 -3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 -2 और 4। यहाँ पे देखिए ये x का कोएफिशिएंट्स है, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 का, उसी तरह ये y का है और ये यहाँ पे z का कोएफिशिएंट्स है। तो हम लोग ये जो मैट्रिक्स था उसमें क्या किया, हम लोग कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट किए। एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं x, ये कैपिटल X है जो वेरिएबल का होगा। वेरिएबल कहने का मतलब x y z, ये जो x y z है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों का वेरिएबल है x y z, इसको मैट्रिक्स x से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक और मैट्रिक्स लेंगे b, जहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, 1 1 -2 1 1 एंड -2, तो ये जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसको मैट्रिक्स मेथड में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये x = b, इसको और इसको गुना करेंगे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स x को, तो मैट्रिक्स b के बराबर उसको इक्वेट कर देंगे। तो यही हो गया हम लोगों का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोगों का आंसर नहीं आया, ये तो हम लोग इसको मैट्रिक्स मेथड में रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड में रिप्रेजेंट किए हुए, लेकिन हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, मतलब x y z का वैल्यू निकालना है। ओवरऑल हम लोग को मैट्रिक्स x का वैल्यू निकालना है। मैट्रिक्स x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैट्रिक्स x का वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए आपको यहाँ से ये को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एंड फॉर एलिमिनेटिंग ये यू हैव टू मल्टीप्लाई ये इनवर्स टू बोथ साइड। अगर हम लोग ये इनवर्स को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x का टर्म बचेगा। इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ये इन्वर्स इंटू ये x, दोनों साइड हम लोग ये इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। और आपको पता है ये इन्वर्स इंटू ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को x से गुना करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो अगर 2 ऑर्डर की बात करते हैं तो 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया 2 ऑर्डर का। यहाँ पे मैट्रिक्स हम लोग का 3 ऑर्डर का है, तो यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स I कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इन्वर्स इंटू ये जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के फॉर्म में मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा I × x बराबर ये इन्वर्स b। इसका मतलब यहाँ से पता चला कि x का वैल्यू हो गया ये इन्वर्स b, और यहाँ से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो कुल मिला करके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स भी तो पता ही है और हम लोग को अब ये इन्वर्स निकालना है। हम लोग को ये दिया हुआ है, ये इन्वर्स नहीं दिया हुआ है, तो ये इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट तब करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ये एग्जिस्ट करेगा। हम लोग यहाँ पे जानते हैं, वी नो दैट ये इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ ये डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ये। इसका मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ये यहाँ पे डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग को पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ये चेक करना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ये 0 हो गया तब तो भाई इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगा। और अगर ये 0 नहीं आता है तब इसका इन्वर्स हम लोग निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग को ये इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ये चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये इन्वर्स निकालने के लिए डिवाइडेड ऑफ ये बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ये करना होगा। तो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ये पहले फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ये कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये, तो ये जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 और 4। इसका हम लोगों को वैल्यू सॉल्व करना है। इसका वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस कॉलम के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन तो प्लस होगा, तो 1 × डिटर्मिनेंट क्या क्या बचेगा, तो 1 के रो और कॉलम को एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे, तो ये बचेगा 2 -3 -2 4। और यहाँ पे हो जाएगा 0 0 × कोई भी नंबर, वैसे 0 × डिटर्मिनेंट बचता -1 2 -2 और 4। और यहाँ का जो एलिमेंट है यहाँ पे साइन माइनस आता है और यहाँ पे फिर +3 होगा, प्लस माइनस प्लस, तो 3 × यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, तो -1 2 2 -3 -1 2 2 और -3, यहाँ से ऐसे हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 2 8 1 × 8 माइनस ऑफ -2 × -3, तो ये हो गया -6, -0 × कोई भी नंबर, ये 0 हो जाएगा, +3 × -1 × -3 3 हो गया, -2 2 4 हो गया। तो इसका वैल्यू हो गया 8 -6 2 -0, और ये हो जाएगा 3 -4, तो -1 × 3 -3, तो इसका वैल्यू हो गया -1। तो यहाँ से हम लोग देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ये का वैल्यू -1 आ गया। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये इन्वर्स एग्जिस्ट। यहाँ तक तो क्लियर होगा।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए अब हम लोगों को अब एडजॉइंट ऑफ ये निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट ऑफ ये जो होता है वो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। मतलब जो अभी हम लोग का मैट्रिक्स ये दिया हुआ है इसका कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर निकाल करके जब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तब जा करके हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ये निकलेगा। मतलब एडजॉइंट ऑफ ये निकालने से पहले हम लोगों को हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हर एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होता है वो पहले हम लोग जान लेते हैं। तो अब हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। सपोज ये आई जे, मतलब ये आई जे जो है वो एक एलिमेंट है किसी भी मैट्रिक्स का जो जिसका पोजीशन जो है वो ith रो और jth कॉलम में आता है। जैसे सपोज यहाँ -3 की बात करते हैं, -3 हम लोग का सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में, तो इसका जो पोजीशन है वो हो जाएगा ये 2 3, मतलब इसका सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पोजीशन है। तो कोफैक्टर ऑफ ये आई जे इज इक्वल टू होता है -1 का पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। मतलब माइनर निकालेंगे किसका, आई जे एलिमेंट का। और माइनर कैसे निकालते हैं उस चीज़ को भी अभी हम लोग यहाँ पे साथ में सीखते जाएंगे। चलिए एक एक करके हम लोग निकालते हैं। पहले कोफैक्टर किसका निकालेंगे, 1 का निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ 1 का मतलब आई जे का निकाल रहे हैं। ये आई जे मतलब ये 1 1 की बात कर रहे हैं, मतलब ये 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका जब हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे तो इस फॉर्मूला पे बैठाइए, तो इसका हम लोग निकालेंगे 1 1 इज इक्वल टू -1 का पावर 1 प्लस 1 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनर। अब इसका माइनर कैसे निकालेंगे, इसका माइनर निकालना बहुत ही आसान है। अगर हम लोग 1 का माइनर निकाल रहे हैं तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके रो और इसके कॉलम ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे। तो देखिए 1 का जो रो है ये वाला है और 1 का कॉलम ये वाला है, तो इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स को आप एलिमिनेट कर दीजिएगा तो देखिए आपको 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिखेगा, 2 -3 -2 और 4। तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका बचेगा 2 -3 -2 और 4। अब यहाँ पे देखिए -1 का होल पावर 2, मतलब कि ये 1 हो गया, और इसका जब वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो ये हो गया 4 2 जा 8 -2 इंटू -3 6, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 2। तो कोफैक्टर ऑफ ये 1 1 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। इसी तरह हम लोगों को आगे निकालना पड़ेगा कोफैक्टर ऑफ ये 1 2, कोफैक्टर ऑफ ये 1 3, इसी प्रकार 2 1 2 2 2 3। तो ये जो यहाँ मैट्रिक्स ये है इसी को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए थे। थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ से वही चीज़ को देखेंगे, जैसे हम लोग ये 1 1 का निकालें, ये 1 2 का निकालेंगे, ये 1 3 का निकालेंगे, तो ये वाला यहाँ पे हम लोग अभी इरेज करने जा रहे हैं। देखिए कोफैक्टर ऑफ ये 1 1 निकल चुका, आगे हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ ये 1 2। इसका मतलब हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। देखिए ये फर्स्ट रो हो गया और ये सेकेंड कॉलम हो गया, कॉलम 1 कॉलम 2। तो यहाँ -1 के कोफैक्टर की बात करें, -1 की कोफैक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो अब यहाँ पे आसानी से आपको दिखेगा। -1 का जो रो है ये पहला रो है और -1 का जो कॉलम है वो दूसरा कॉलम है। तो पहला रो और दूसरा कॉलम ये दोनों के एलिमेंट्स को आप एलिमिनेट कर दीजिएगा तो बचेगा 0 -3 3 और 4। मतलब कि ये ऐसे होगा -1 का पावर 1 प्लस 2 डिटर्मिनेंट ऑफ 0 -3 3 एंड 4, और -1 का होल पावर 3, तो इसका वैल्यू हो गया -1 इंटू 0 इंटू 4 0 -3 इंटू -3 -9। तो ये ऐसे हो गया, तो ये हो गया माइनस ऑफ +9 यानी कि -9, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -9। इसी प्रकार हम लोग आगे निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ ये 1 3। इसका मतलब हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब ये एलिमेंट्स 2 जो है उसका हम लोगों को क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो इसके रो और इसके कॉलम्स को आप एलिमिनेट कर दीजिएगा तो डिटर्मिनेंट बचेगा 0 2 3 -2। ये होगा -1 का पावर 1 प्लस 3 डिटर्मिनेंट ऑफ 0 2 3 -2, और इसका वैल्यू आप जानते हैं -1 का पावर 4, तो ये प्लस हो गया और ये होगा 0 इंटू -2 0 माइनस ऑफ ये ऐसे हो जाएगा 1 इंटू 0 ऑफ -2 हो गया 0 -2 3 जा 6, इसका वैल्यू आ जाएगा -6। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -6। उसी प्रकार बाकी सबका हम लोग निकाल लेंगे। कोफैक्टर ऑफ ये 2 1,
अब दूसरा रो पहला एलिमेंट्स 0 का हम लोग को निकालना है, तो इसके रो और इसके कॉलम्स को आप एलिमिनेट कर दीजिएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -1 2 और ये हो जाएगा -2 4, और इसका वैल्यू होगा -1 इंटू -4, और ये हो गया -4 और माइनस लगता है तो ये हो गया +4, तो ये 0 हो गया, मतलब इसका वैल्यू 0। कोफैक्टर ऑफ ये 2 2, इसका मतलब हो गया कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये वाला 2 की एलिमेंट्स की बात किया जा रहा है, तो इसका हो जाएगा -1 का पावर 2 + 2, और इस एलिमेंट्स के रो और कॉलम दोनों को अगर एलिमिनेट करते हैं तो बचेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -1 का पावर 4 तो 1 बचा, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 4 - 6, इसका वैल्यू हो गया -2। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोफैक्टर ऑफ ये 2 3, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 2 + 3, और ये देखिए 2 3 -3 की बात कर रहे हैं, तो इस रो और इस कॉलम को आप एलिमिनेट कीजिएगा तो बचेगा 1 - 1 3 - 2, 1 - 1 3 और -2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू -1 इंटू ये हो गया -2 + 3 × 1 3, क्योंकि ये माइनस था और माइनस लगता तो ये हो गया 3, तो 3 - 2 बचेगा 1, 1 इंटू -1, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा -1। यहाँ पे एक और हम लोग निकाल लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ, हम लोग उधर ही निकालते हैं राइट साइड में। अच्छा ऐसा है कि हम लोग को थोड़ा सा ये थर्ड एलिमेंट्स को ध्यान रखते हुए कोफैक्टर हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स इधर भी मिटा चुके हैं और इधर भी मिटा चुके हैं, तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ 3 1 3 2 3 3। ये यहाँ पे भी हम लोग का इसका ज़रूरत है, थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ ये 3 1, इसका मतलब हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 3 + 1, मतलब -1 का पावर 4, तो यहाँ पे +1 1 आ गया यहाँ पे, इंटू अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट देखिए क्या क्या बचेगा, ये इस कॉलम और इस रो के एलिमेंट्स को एलिमिनेट कीजिएगा, पहला रो और तीसरा कॉलम को, सॉरी तीसरा रो और पहला कॉलम को, तो ये -1 2 2 और -3 होगा, तो 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस हो गया और -4, तो इसका वैल्यू हो गया 3 - 4 और इसका वैल्यू हो जाएगा -1। उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ ये 3 2, ये 3 2 का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, मतलब -2 की बात कर रहे हैं, तो इस एलिमेंट्स और इस एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 बचेगा यहाँ पे, -1 का पावर 3 + 2 5 हो गया, इंटू यहाँ पे देखिए 1 इंटू -3, ये हो गया -3 और -0, क्योंकि 0 × 2 0 हो गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा +3। और हम लोग फिर निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ ये 3 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ये -1 का पावर 6, तो मतलब 1, और यहाँ पे देखिए ये 2 1 जा 2 -0, तो ये हो गया 2 - 0 यानी कि 2। तो देखिए हम लोग सारे का कोफैक्टर निकाल चुके हैं, पहला रो पहला कॉलम का जो एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर 2 आएगा, अगला का फिर उसी तरह -9 आएगा, -6 है, 0 है, -2 है और -1 है। तो हम लोग क्या है कि एक मैट्रिक्स सी लेते हैं, सी जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ये का जो है वो कोफैक्टर है, तो यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा जगह का कमी है, तो हम पहले यहाँ पे मैट्रिक्स सी लिख लेते हैं और उसके बाद उसको मेंशंस कर देते हैं। तो C = तो जो कोफैक्टर लिखेंगे, पहला जो निकला था वो था 2, और यहाँ पे देखिए -9 है, यहाँ पे -6 है, यहाँ 0 आया, यहाँ पे -2 आया और यहाँ पे -1 आया, और यहाँ पे अगर हम लोग इधर आते हैं तो ये हो गया -1 3 और 2। इस तरह से हम लोग का जो कोफैक्टर चाहिए था मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर निकला है, अभी एडजॉइंट नहीं निकला है, मतलब आपको इतना काम करना पड़ेगा कोफैक्टर निकालने के लिए। तो बच्चे यहाँ पे एक स्मार्ट काम ये कर सकते हैं कि सपोज हमको इसका जो एक एक करके हम लोग कोफैक्टर निकालने हैं, ये सारे कोफैक्टर आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, अलग से नहीं निकालने का जरूरत है, तो कैसे निकालेंगे, सपोज इस एलिमेंट का हमको कोफैक्टर निकालना था, तो इस एलिमेंट्स के रो और कॉलम दोनों को ढक दीजिए और इसका पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिए, 4 2 जा 8 -2 ×
-3, तो ये 6 हो गया। तो 8 - 6 इसका वैल्यू 2 आ गया, और इसका जो पोजीशंस होता है यहाँ पे प्लस साइन ऑपरेट करता है, तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। यहाँ माइनस साइन ऑपरेट करता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे इसको ढक दीजिए, 4 0 0 और 3 × -3 -9, और माइनस लगता है +9 हो गया, और यहाँ पे पोजीशंस माइनस होने के कारण -9 हो गया। तो आप इस तरह करके इसको कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे पूरा यहाँ तक, और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ये भी हम पहले लिखे हुए थे, लेकिन हमको इसका ज़रूरत था, तो कुल मिलाकर के हम लोग कोफैक्टर यहाँ तक लिखे हुए, तो बाकी सारी चीज़ हम लोग इरेज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं हम लोग वेयर एवरी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स C इज द कोफैक्टर ऑफ corresponding element of मैट्रिक्स A। इसका मतलब ये हुआ कि जो C एक हम लोग का मैट्रिक्स निकला है, ये C मैट्रिक्स जो है वो कोफैक्टर है मैट्रिक्स A का, मैट्रिक्स A के प्रत्येक एलिमेंट का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कहने का मतलब अगर ये पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट्स है, तो इसका जो पहला रो पहला कॉलम है ये इसी का कोफैक्टर है, कॉरेस्पॉन्डिंग का ये मतलब हुआ जिसका जो पोजीशन है उसका। लेकिन कोफैक्टर अभी निकला है, हम लोग को निकालना क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ये निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ये बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ये इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स C। तो हम लोग को अब इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, एडजॉइंट ऑफ ये इज इक्वल टू, ये लाइन हम लिख देते ताकि आप समझ जाइए, इसको आपको पूरा लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A, मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ये जो दिया हुआ है हम लोगों का, मैट्रिक्स A का जो कोफैक्टर होगा उस कोफैक्टर के ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स A का कोफैक्टर कौन है, C, और C का ट्रांसपोज C' लिखते हैं। और C का ट्रांसपोज निकालना बहुत ही आसान है, जो एलिमेंट्स रो में है वो कॉलम में आ जाएंगे, जो कॉलम में है वो रो में हो जाएंगे। तो बहुत आसान तरीका है, जो रो में है उसको कॉलम में लिखते जाइए। पहला रो के एलिमेंट्स को पहला कॉलम में कर दीजिए, दूसरा रो के एलिमेंट्स को दूसरा कॉलम में, और तीसरा रो के एलिमेंट्स को तीसरा कॉलम में, तो आपका काम और आसान होगा। तो देखिए 2 - 9 - 6 रो में था, तो हम इसको कॉलम में कर दिए। 2 - 9 - 6, 0 - 2 - 1, तो 0 - 2 - 1, और यहाँ हो जाएगा -1 3 2 -1 3 2। सो दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, मतलब एडजॉइंट ऑफ ये निकल चुका है। तो अब हम लोग ये इन्वर्स का भी वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देयरफॉर ये इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ये डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ये। तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ये का वैल्यू हम लोग निकाले थे, यहाँ पे -1 आया था, आई होप थिंक, हाँ -1 ही आया था। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/-1, ये 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ये मतलब 1/-1, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2 0 - 1 -9 -2 3 -6 -1 2। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का ये इन्वर्स का वैल्यू। अब -1/-1 मतलब -1 होता है, इसको पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका वैल्यू हो गया -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया हम लोगों का, ये इन्वर्स निकल गया। अब जब ये इन्वर्स निकल गया तो हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक हम लोग लिखे हुए थे, क्या लिखे हुए थे, x इज इक्वल टू ये इन्वर्स, हाँ जैसे ऐसे था, ये x इज इक्वल टू b था, तो हम लोग यहाँ से निकाले थे x इज इक्वल टू ये इन्वर्स b। तो हम लोग का मैट्रिक्स B जो था वो इसका मतलब कहने का ये हो गया कि कांस्टेंट का था, तो 1 1 2। तो हम लोग को x भी पता है, ये इन्वर्स भी पता चल गया, और b निकालना है। अब हम लोग थोड़ा इधर फिर से इरेज करेंगे। सिंस x इज इक्वल टू ये इन्वर्स b, और यहाँ पे देखिए x के जगह पे क्या लिखाएगा, x y z। हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किए थे, आप वीडियोस को पीछे ले जा करके फिर से देख सकते हैं, या साथ में कॉपी में लिखते गए तो और भी बेहतर है। तो ये x का वैल्यू हो गया,
ये इन्वर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स का वैल्यू हो जाएगा -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 इंटू बी, और बी के जगह पे हम लोगों का कांस्टेंट मैट्रिक्स था 1 1 2 1 1 2। अब यहाँ पे आपको एक और काम करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x y z। ये देखिए क्या होगा, ये रो जो है पहला रो इधर के पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो कॉलम है भी नहीं। अगर और भी रहता तो पहला रो फिर दूसरा कॉलम के साथ होता हो, पहला रो तीसरा कॉलम के साथ। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए पहला रो को पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, -2 × 1 कितना हो जाएगा -2, 0 × 1 0 और 1 × 2 ये हो गया 2। पहला रो पहला कॉलम हो गया, दूसरा रो पहला कॉलम, तो 9 × 1 9, 2 × 1 2 और -3 × 2 -6, तो ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 × 1 6, 1 × 1 1, -2 × 2 -4। अब हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो गया x y z इज इक्वल टू -2 + 0 + 2, इसका वैल्यू 0, 9 + 2 11, 11 - 6 5, 6 1 7, 7 - 4, तो ये हो गया 3। अब यहाँ पे मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, इसका मतलब कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। इसका मतलब हो जाएगा x = 0, y = 5 एंड z = 3। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो। तो हम लोग इसको एक मतलब संक्षेप में समझते हैं कि इस क्वेश्चंस में करना क्या है, क्योंकि ये तो काफ़ी आपको लंबा दिखा, तो इसको समझेंगे कैसे शॉर्ट में, तो उसको यहाँ पे देखते हैं। हम लोग देखें कि सबसे पहले आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए थे, 3 इक्वेशंस आपको दिए हुए थे। इस तीनों इक्वेशंस को पहले हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किए। तो हम लोग देखें एक मैट्रिक्स ये लिखे जिसमें x y z के कोएफिशिएंट्स को लिखे, फिर एक मैट्रिक्स x लिखे जिसमें कि x y z जो वेरिएबल थे, और एक मैट्रिक्स b लिए जिसमें से वो सारे कॉन्स्टेंट थे 1 1 2 स्टार्टिंग में हम लोग देखे। और फिर हम लोग देखें इस मैट्रिक्स को लिख सकते थे ax = b के फॉर्म में, और यहाँ से फिर हम लोगों को x का वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पे क्या किए थे कि दोनों साइड ये इन्वर्स का ऑपरेशंस किए थे, तो x = आ गया था ये इन्वर्स b। अब हम लोग का जो मुख्य काम था वो था ये इन्वर्स का वैल्यू फाइंड करना। ये इन्वर्स का वैल्यू कैसे फाइंड किए, तो ये इन्वर्स का वैल्यू हम लोग निकाले कैसे, ये इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ ये डिवाइडेड बाई इट्स डिटर्मिनेंट। तो हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाले, फिर इसका एडजॉइंट निकाले। एडजॉइंट निकालने के लिए हमको कोफैक्टर निकालना पड़ा, उस कोफैक्टर को ट्रांसपोज किए तो हम लोग को एडजॉइंट ऑफ ये निकला, और इस प्रकार से ये इन्वर्स निकला। और फिर हम लोग क्या किए कि जो ये इन्वर्स मिला उसको मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर दिए और इस दोनों को इक्वेट कर दिया और x y z का वैल्यू निकल गया। तो इतना काम करने के लिए आपको ये सारा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा।